नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार मिश्रा। अब हम आज पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की एनसीईआरटी पुस्तक। तो पहला अध्याय है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए एवं इसका क्या महत्व है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी से कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक आधार है पढ़ने का, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना। तो हम लोग यहाँ पर किताब को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग एक एक लाइन को अच्छे से समय देकर उस पर चर्चा करते हुए पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा पढ़ना सार्थक हो सके। तो पढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो पहला अध्याय है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, अर्थशास्त्र, और इसमें लिखी गई है पालमपुर गांव की कहानी। तो यह ऐसा कोई विशेष गांव नहीं है कि ऐसा कहीं गांव है, लेकिन एक काल्पनिक गांव का नाम दिया गया है पालमपुर, जो अध्ययन करने के तरीके के लिए दिया गया है। तो इसको हम लोग अवलोकन करते हैं और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसा कि नॉर्मल गांव होते हैं कि एक गांव दूसरे गांव से जुड़े होते हैं, आप सबको पता है। और इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी गई है जो हम लोगों को फोकस करके चलनी है, कि हर गांव में जैसे चीज़ें होती हैं कि खेती मुख्य क्रिया होती है, उसी तरह इसमें भी दिया गया है कि पालमपुर में भी खेती एक मुख्य क्रिया है, लेकिन अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इनका उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। अब जो ये उत्पादन हो रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो उनके लिए कुछ हमें अन्य संसाधन भी चाहिए। तो उन संसाधनों के लिए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो किसी भी विनिर्माण या किसी भी कार्य के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो तो पालमपुर में उपस्थित हैं, लेकिन उसको जो उपयोग करना है उसका समायोजन कैसे करना। अगर कोई चीज़ मान लीजिए उपलब्ध नहीं है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाएगी, और यदि कोई चीज़ है उसका सही तरीके से उपयोग कैसा किया जाएगा, ये पालमपुर गांव की कहानी से हम लोग समझेंगे। तो परिचय इसका छोटा सा दिया हुआ है कि पालमपुर गांव जैसे हर गांव होते हैं, तो वैसे ही दिया गया है कि गांव कस्बों से भली भांति जुड़ा है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि देखे जा सकते हैं।
हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं चित्र को, क्योंकि कई बार चित्र से प्रश्न बनते हैं। तो ट्रैक्टर भी आपको दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, और ये बैलगाड़ी दिख रही है, और ये सड़क अपने को दिख रही है। और इसमें कहा क्या गया है कि अन्य गांवों की तरह, जैसे नॉर्मल गांव होते हैं आस पड़ोस के गांवों की तरह, यह भी अन्य गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। इससे एक बड़ा गांव रायगंज जुड़ा हुआ है, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक सड़क भी है, सड़क बनी हुई है, जो कि पालमपुर को हर मौसम में दूसरे गांवों के रास्तों से, कस्बों से या कि बाज़ार से जोड़ती है। इन रास्ते से निकलती क्या क्या है, तो बैलगाड़ियाँ भी निकलती हैं, भैंस बग्घी भी निकलती हैं, और अन्य वाहन निकलते हैं जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। अब इस गांव में जो संख्या है लोगों की, रहने वालों की, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव के अधिकांश भूमि के जो स्वामी होते हैं, उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जो हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी जो दलित, इसमें लिखा गया वर्ड, कि लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है। यानी अगर 66% नॉर्मल लोग हैं तो 33% जो हैं 1/3 के तौर पर ये है अनुसूचित जाति के लोग। वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली नहीं है। खेतों में सभी प्रकार के सभी नलकूप जो हैं बिजली से चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गांव के एक रूपरेखा दी गई है कि पालमपुर गांव में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि सभी जातियों को मिलाकर यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं। उसमें से 80 परिवार जो हैं वो अधिकांश भूमि के हैं, अधिकांश भूमि धारण करने वाले हैं, भूमि रखने वाले हैं, उच्च जाति के लोग हैं। और उनके मकान हैं कि जो कि कुछ लोगों के बड़े भी हैं, कुछ लोगों के छोटे भी हैं। यानी उच्च जाति के लोग लगभग 80 परिवार के हैं। और अनुसूचित जाति के जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या एक प्रकार से देखा जाए तो 1/3 है। 1/3 कह सकते हैं कि 75 लोग यदि हैं उच्च वर्ग के, तो 25 ही लोग हैं। तो 25 लोग, सॉरी माफ़ करिएगा, 1/3 कहा गया। तो 100 लोग हैं जैसे, तो उसमें से 66 लोग हैं और 33 लोग इसके 33% लोग, 1/3। तो कहने का मतलब कि निम्न वर्ग के लोग भी यहाँ रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित रूप से रहते हैं। तो उच्च वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया कि उनके घर बड़े हैं और उनके पास भूमि भी है। लेकिन निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके पास बराबर रहने को मकान तो है, लेकिन छोटे हैं मकान, उनके घरों में बिजली नहीं है। और जैसे बड़े लोगों के घर जो हैं ईंट से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, लेकिन इनके घर जो हैं मिट्टी के बने हुए हैं और फूस के बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि बड़े घर के लोगों के पास बिजली भी है, लेकिन उनके पास कुछ लोगों के घर में बिजली भी नहीं है। तो ये एक सामान्य सी बात है जिसे नॉर्मल गाँवों में होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, यह कथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट 18 के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव से है, जो काल्पनिक गांव का नाम लिया गया है। ये मतलब एक उत्तर प्रदेश के किसी गांव से रिलेट करके लिया गया है कि वहाँ का ऐसा कोई गांव हो सकता है। अब आगे क्या दिया गया है, इसमें नलकूप जो है वो बिजली से चलते हैं, सभी नलकूप, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। क्योंकि नलकूप आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जितने नलकूप हैं सभी लगभग बिजली से ही चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही हालत है कि सभी बिजली से चल रहे हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है, यानी 3 टोटल विद्यालय हैं।
गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो कहने का मतलब पालमपुर गांव जो है एक सामान्य गांव की तरह है, जो विकसित भी कह सकते हैं, जहां पर सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पर विद्यालय भी है, हाई स्कूल भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और औषधालय भी है। और तो ये कस्बों से जुड़ा भी है, यहाँ सड़क भी है। तो सामान्य गांव जैसे होते हैं कि जिनको कोई ज़्यादा आवश्यकता की नहीं होती कि पिछड़े हुए गांव हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सामान्य गांव की चर्चा यहाँ पर की गई है क्योंकि अपने को एक उदाहरण देखना है। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई है, अब उसकी बात अब अपन इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इनमें भी कई बार अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है, जैसे हमने अभी चर्चा की। इस सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि पालमपुर गांव में तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिजली भी वहाँ पे है, पानी की सुविधाएं भी है और लोगों के लिए औषधालय भी है, बच्चों के लिए स्कूल भी है। तो ये चीज़ें तो पालमपुर में हैं, लेकिन उसके अनुपात में हम लोगों के पास जो आसपास गांव है या जिस गांव में हम लोग रहते हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं और पालमपुर में वो चीज़ें हैं, इसकी तुलना यहाँ पे की गई है जिससे हमारी सोच एक विकसित हो सके। उदाहरण के तौर पर हम लोगों के गाँव में औषधालय नहीं होगा, नहीं होता, हर गांव में औषधालय नहीं होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, 2-4 गांवों को मिलाकर एक स्वास्थ्य केंद्र कई जगह बना होता है। तो ये चीज़ें हर जगह नहीं होती हैं। जैसे कई गांव एक पंचायतें नहीं होती हैं, 2 गांवों को मिलकर एक पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत, जैसे हमारे ही गाँव में है। तो 2 पंचायतें मिलकर, 2 गाँव मिलकर एक पंचायत बनी हुई है। तो ये हर गाँव में नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें दी गई हैं कि अपने को तुलना करनी है, अपने को एक अपना मत रखना है। और एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के भिन्न प्रकार की उत्पादन गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन की गतिविधियों, जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकारों की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब यहाँ से आता है हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जो क्रियाएं गांव में, या चाहे हमारे गांव की हो या आपके गांव की हो या पालमपुर गांव की, जो इसमें दिया गया है, तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियां हैं वो 2 प्रकार से हो रही हैं। जो खेती की उत्पादन की गतिविधियां हैं या अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं, उन्हें देखिए, जो खेती से उत्पादन है हो रहा है उसे खेती से कृषि क्रियाएं कहा जाएगा। लेकिन जो अन्य उत्पादन गतिविधियां हो रही हैं उन्हें गैर कृषि के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे लघु विनिर्माण को, परिवहन को, दुकानदारी को आदि। खेती से संबंधित क्रियाएं तो कृषि के अंतर्गत आएंगी, लेकिन जो खेती के अन्यत्र क्रियाएं हो रही हैं, खेती के अलावा जो अन्य क्रियाएं हो रही हैं, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें गैर कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। हम आगे कुछ और टॉपिक को अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। और देख लीजिए आप, ये नई एनसीईआरटी है 24-25 की, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो उत्पादन का उद्देश्य जो है वो सिंपल सी बात है कि वही वस्तुएं और सेवाएं हमको उत्पादित करनी होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अब कोई चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है तो उसका उत्पादन हम क्यों करेंगे, उसको हम क्यों लेकर आएंगे अपने पास, या कोई सेवा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में कोई ऐसा नदी में आर पार जाने के लिए कोई हमको नाव नहीं चाहिए, तो हम नाव को उपस्थित करके या नाव की सवारी बनाकर वहाँ पे क्यों रखेंगे, तो वो अनुपयोगी चीज़ है। लेकिन हम लोग अगर समुद्र के तट पर रहते हैं, किसी नदी के तट पर रहते हैं जहाँ पे पुल नहीं बना है, तो आर पार जाने के लिए नाव लगेगी, तो वो वहाँ पर नाव के उपयोग है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं वो हमको पढ़नी है। पहली आवश्यकता है भूमि। सिंपल सी बात है, कोई भी आप प्रोजेक्ट करें, कोई भी चीज़ करें, कोई भी उत्पादन करें,
तो आपको एक आधार चाहिए और वो आधार होता है जमीन यानी भूमि। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जल की आवश्यकता है, वन की आवश्यकता है, खनिज की आवश्यकता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। भूमि तो हमारी पहली आवश्यकता हो ही चुकी है। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो आपको भी पता है कि काम यानी श्रम, श्रम के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। अगर कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा भी कोई भी काम हो, वो बिना श्रम के हो नहीं सकता। तो दूसरी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है भूमि के बाद श्रम, क्योंकि हमारा काम ही उससे होने वाला है, श्रम से। और कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों के लिए कुछ अन्य बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इसमें एक तरह से ये कहा गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नहीं करने आते हैं, तो उसके लिए हम लोग उस फील्ड से माहिर लोगों को रखते हैं जो उस फील्ड से रिलेट करते हैं, उस फील्ड के बारे में जानते हैं। तो उनको रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमको अच्छे से काम चाहिए, तो हमको जब उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को ही रखेंगे जिसको उस फील्ड के बारे में जानकारी होगी, जिससे हमारा काम अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हम जो काम कर सकते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिनकी आवश्यकता हमारे कंपनी को ज़्यादा है, जिस फील्ड के नॉलेज हम लोगों को नहीं है, उस फील्ड के नॉलेज वाले लोगों का अगर हम लोग रखेंगे, हमारा काम और अच्छे से हो पाएगा। तो उसके लिए हमको श्रमिक की ज़रूरत भी पड़ती है। अब मान लीजिए ऐसा कोई काम व्यवसाय है जिसमें आपको उदाहरण के तौर पे बोरियां हैं, उनको गाड़ी में लादना है। आपने कोई चीज़ उत्पादित की, अब गाड़ी में लादना है, तो आप तो खुद नहीं ला देंगे, आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितना बड़ा आपका व्यापार है, तो श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। और ऑफिस वाला वर्क पूरा काम तो आप कर नहीं पाएंगे, क्या क्या करेंगे आप? तो हिसाब किताब करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, जो कि महत्वपूर्ण आवश्यकता ही है इसमें, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं ही दी गई हैं। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? हम लोग भौतिक पूंजी को पढ़ते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 मदें आ जाती हैं, एक स्थायी पूंजी और एक आ जाती है कार्यशील पूंजी। इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों और मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन एवं भवन। आपने कोई कंपनी डाली, वहाँ पे आपने कोई कंपनी डाली तो उसका एक भवन बनाया, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे आपका, आज उसमें आपने काम किया, कल आप उसको खाली कर देंगे, कल दूसरा फिर भवन बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप उसका सालों साल उपयोग करने वाले हैं, तो वो आपकी स्थायी पूंजी है। औजार, आप फैक्ट्री में कोई मशीन लेके आए जो किसी सामान का उत्पादन करती है, तो उस मशीन का आप उपयोग करने वाले हैं सालों साल, कई सालों तक आप उपयोग करेंगे, जब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसको बदलते रहेंगे, बदलेंगे जब वो बिगड़ेगी, तो मतलब आप उसका लंबे समय तक उपयोग करने वाले हैं, तो वो स्थायी पूंजी है। और मशीन, औजार भी हमने वही मशीन औजार एक ही चीज़ में आ जाएगा। औजार का मतलब यही है कि जो मशीन के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं। अब औजार में ये मान के चलिए कि कोई सामान बनाने के लिए कोई उपयोग के लिए मशीन लग रही है, तो उसको औजार भी कह सकते हैं। हाँ, अभी एक चीज़ इसमें दी गई है, टरबाइन, कंप्यूटर, जनरेटर। अब आपने अपनी कंपनी के हिसाब किताब करने के लिए कंप्यूटर रखा, तो आज आपने जो रखा कंप्यूटर, तो कल थोड़ी आप उसको हटा देंगे, वो कल भी आपको काम आने वाला है, तो लंबे समय तक आपको उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। जनरेटर, लाइट की आवश्यकता के लिए आपको जनरेटर की आवश्यकता होती है, तो आप उसको हमेशा के लिए रखेंगे, इमरजेंसी के लिए ही रखे हैं, आपकी लाइट ना रहे तब उसको उपयोग हो, तो आप उसको लंबे समय तक उपयोग करने वाले हैं। जो चीज़ लंबे समय तक उपयोग होने वाली है आपके व्यापार में, आपके उत्पादन के क्षेत्र में, तो वो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आएगी और स्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगी। अब आ जाते हैं हम लोग कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। कच्चा माल, नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत,
कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब हम लोगों ने जो चीज़ वहाँ पर पढ़ी है, सेम चीज़ इसकी उल्टा हो रही है। वहाँ पे हमने कोई चीज़ का उपयोग किया, उसको हम लोग लंबे समय तक उपयोग करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ उपयोग करने पर वो समाप्त हो जाएगी और फिर हमको नई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण इसमें छोटे छोटे दिए गए। बुनकर द्वारा जैसे कोई कपड़ा बुन रहा है, तो जिस सूत का उसने कपड़ा बुन लिया था उसका उपयोग तो हो गया ना, तो आपको नए सूत की आवश्यकता पड़ेगी, नए धागे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो चीज़ उपयोग में हो चुकी है, तो ये कार्यशील रहेगी। मिट्टी, कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जिस मिट्टी से बर्तन बन गए तो मिट्टी तो समाप्त हो चुकी है, अब आपको नई मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो चीज़ भी समाप्त हो चुकी है, तो आपको फिर नई मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और ये क्रिया चलती रहेगी जब तक आपका काम चलता रहेगा। तो ये कार्यशील पूंजी है। तो और नगद पैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, उस चीज़ का उपयोग किया और फिर आपको वो चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तो पैसे का अंदाज ये तो नहीं होगा कि आपने पैसे ला के रख लिया, अब उसको उपयोग ही नहीं करेंगे। उपयोग नहीं करेंगे तो फिर उपयोग कैसे नहीं, अगर उपयोग ही नहीं करेंगे तो आपका व्यापार ही नहीं चलेगा। तो कच्चा माल जो होता है और पैसे, नगद मुद्रा जो कार्यशील रहती है, जो लगातार काम में लगी रहती है, आपके पास ठहरती नहीं है, वो कहला जाती है कार्यशील पूंजी, जो औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न होती है, ये चीज़ें होती हैं। अब एक चौथी आवश्यकता भी होती है, जो आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़, आपने भूमि ले ली, आपने श्रम भी उत्पादित कर लिया, भौतिक पूंजी भी आपके पास है, लेकिन उसको करने के लिए कोई तो चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, उद्यम भी चाहिए, तो उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो करने वाला जो उसको उपभोग करेगा, या आप खुद उपभोग करेंगे या बाजार में बिक्री करेंगे, तो उसके लिए जो चाहिए उसे मानव पूंजी कहते हैं। क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आवश्यक ही हैं, लेकिन जो चीज़ उपयोग, आप जो चीज़ का जो चीज़ को आप निर्मित कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो उपभोग के अंतर्गत आएगी, स्वयं उपभोग। और बाजार के लिए, बेचने के लिए कर रहे हैं तो बिक्री के लिए आएगी। तो वो चीज़ जो लोग उपयोग करने वाले हैं और जो लोग उसको करने वाले हैं, वो भी एक प्रकार की पूंजी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। अब जैसे चित्र में देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कारखाने में मशीनों पर कार्य करते हुए श्रमिक, ये मशीन हो गई भौतिक पूंजी। श्रमिक हो गए श्रम। भूमि हो गई यहाँ पर, जो कि भूमि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, भूमि, श्रमिक, भौतिक पूंजी, मशीन। और यहाँ पे जो कच्चा सूत चल रहा है या धागा चल रहा जो भी है, वो हो जाएगा क्या? कार्यशील पूंजी। और काम करने वाले लोग हो जाएंगे, श्रम तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति हैं मानव पूंजी, क्योंकि यही करेंगे ना, श्रम तो अपने आप हो नहीं जाएगा। तो ये हम लोगों की पहचान करनी थी, इन चीज़ों की हम लोगों ने पहचान की। अब उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं। उत्पादन में जो जो चीज़ें लगने वाली हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनको संयोजित करके एक नाम दिया जाता है, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं, क्योंकि ये कारक उत्पादन में ही सहायक होते हैं। तो पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय को हम भौतिक पूंजी कहेंगे। तो यहाँ पे जो कारक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कहा गया है। तो अब पालमपुर की स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि पालमपुर में चीज़ें हैं क्या क्या। तो पालमपुर में जो खेती हो रही है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो भूमि है, भूमि यहाँ पर है जो स्थिर है, ठीक है, भूमि स्थिर ही होती है। लेकिन स्थिर का मतलब ये है कि आज उसका उपयोग हो रहा है तो कल भी उसका उपयोग हो सकता है। ये नहीं कि आज हमने उसको उपयोग किया, कल उसमें पानी भर गया, बाढ़ आ गई तो ज़मीन नष्ट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं, स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है।
काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पालमपुर में जो उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है वह खेती ही है, यानी कृषि ही है। काम करने वाले लोग, जिनमें से अगर 100 लोग हैं उसमें से 75 लोग यानी 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है, क्योंकि गांव खेती प्रधान गांव है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो तो खुद या कि किसान हो सकते हैं जिनके पास खुद खेत है, या दूसरे के खेत में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। इन लोगों का जो हित है वो खेतों के उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है, यानी जो खेत में उत्पादन होगा उससे ही उनको लाभ या हानि होगी। तो लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 तक आज तक में जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, यानी जितनी भूमि थी वह उतनी ही रही। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि के कृषि के योग्य भूमि को बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर जितनी ज़मीन ही, अगर 1 एकड़ है, 1 एकड़ ही है, वो बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी ज़मीन अपने को मिलने वाली नहीं है। तो जितनी चीज़ें यहाँ पर होंगी उतनी ही यहाँ पे हो पाएंगी। दूसरे उत्पादन को बढ़ाने का, अगर हमको बढ़ाना उत्पादन, ज़मीन भी हमको लगेगी, तो वो ज़मीन हमको यहाँ पर उपलब्ध नहीं होने वाली है। जो ज़मीन बंजर थी वो बंजर ही है, थोड़ा बहुत उसको उपयोग किया गया है, लेकिन ज़मीन बढ़ने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि आपको पता ज़मीन बढ़ने वाली नहीं है। वह घटने का भी, घटना भी नहीं कह सकते। जैसे पहले 4 लोग उपयोग करते थे, अब उसके बच्चे हो गए तो 6 उपयोग करेंगे उसको। ज़मीन घट नहीं रही है, ज़मीन स्थिर ही है, बस लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ज़मीन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा या गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो इसमें 3 इकाइयाँ दी गई हैं ज़मीन मापने की, जो कि वर्तमान में प्रचलित इकाई है, जिसे हम लोग हेक्टेयर कहते हैं। हेक्टेयर मापने का बताया गया है कि 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। और गांवों में जो चीज़ चलती है बीघा या गुंठा चलती है। तो हम लोग आज यहीं तक चैप्टर को पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको भी असुविधा होगी और हमको भी अपलोड करने में असुविधा होगी। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।